हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इट साउंड्स फ्रॉम द नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest. Charges at rest is known as electrostatic. Now, what is charge? Charge or electricity or electron इन सब का मतलब एक ही है, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन वो चार्ज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज इन मोशन दैट कॉजेस करंट, दैट बिकम इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल स्टडी इन सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट। तो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट? इट इज द प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी in terms of which we study electric and magnetic interaction between the particles. अब मैंने यहाँ पे जो बोला है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बेटे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, जहाँ पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टी को हम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। ये हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सली लेते हैं चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बेटे हम Q एट 0 एंड नेगेटिव चार्ज को हम Q लेस देन 0, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम Q ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को हम Q लेस देन 0 इस तरीके से लिखते हैं। So this basic principle of electricity, there are two types of charges, positive and negative, and Q greater than 0 इस तरीके से मैथमेटिकली पॉजिटिव चार्ज को लिखना हो तो Q ग्रेटर देन 0 करके लिख सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज को लिखना हो तो Q लेस देन 0 लिख सकते हैं। नाउ सेकंड है, like charges repel, unlike charges attract. Like charges repel, unlike charges attract. These are two basic principles of electricity. यहाँ पे conceptual question बन जाता है, can two like charges attract each other? Can two like charges attract each other? Can two like charges attract each other? क्या दो
एक जैसे चार्ज अटैक कर सकते हैं। तो इसमें आपको बोलना है यस व्हेन चार्ज ऑन वन बॉडी इज वेरी लार्ज as compared to charge on another. Charge on another. अभी इसमें भी एक लिमिटेशन है। अभी हमने कंडक्शन इंडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज। दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। This answer or this concept is not applicable on point charges. Not applicable on point charges. Point charges पे applicable नहीं है। जब हम कंडक्शन और इंडक्शन पढ़ेंगे तो दोबारा से ये क्वेश्चन हम फिर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, तब आपको क्लैरिटी होगी। अभी आप इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन आ गया था कि लाइक चार्ज रिपेल, तो बच्चों के दिमाग में आ जाता क्या कोई लाइक चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है? तो यस कर सकता है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट साइज इन फाइनाइट साइज आपको पता ही है, 11th में हमने पढ़ रखा है। पॉइंट साइज का मतलब व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सो स्मॉल और नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड पॉइंट साइज। तो पॉइंट का कंसेप्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट आप 11th में कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये चार्ज, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है बहुत पहले आ गया था, जब तक ये नहीं मालूम होता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों बनते हैं। जब एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम जाते हैं चार्जेस की, तो ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। जैसे आपने देखा होगा व्हेन यू कॉम योर ड्राई हेयर, तो आपको तो जो कॉम अक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, और आपके जो ड्राई हेयर है उसमें साउंड भी आती है। ऐसे ही आप वूलन क्लॉथ जब निकालते हैं सर्दियों में, आपने फील भी किया होगा, और अंधेरे में निकालते तो यू कैन ऑब्जर्व स्पार्क। वो जो वूलन आपकी जर्सी होती उसमें आप देखते हैं साउंड तो आती है चिट 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 की, और स्पार्क भी देख पाते हैं। तो इससे आइडिया है कि ये कंसेप्ट यहाँ से डे टू डे एक्सपीरियंस से आया। जैसे ही हम अपने जो कारपेट पे शू अगर रब करते हैं तो कारपेट के हेयर भी आपस में ऐसे साउंड भी करते हैं और आपको रिपल्सन भी होता है। तो इस कंसेप्ट का जो है 600 BC में ही आ गया था ये कंसेप्ट, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के चलते ही वहाँ पे तब तक ये, जब तक हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इन्वेंशन नहीं किया था, तो क्यों ये कोई चीज पॉजिटिव चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज होती है, तब तक साइंटिस्ट यही बोलते थे कि व्हेन वी रब टू थिंग्स इट इज समथिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और the body which gain something become negatively charged, the body which lose something become positively charged। तो उस something का नाम नहीं होता था कि क्यों वो something क्या है। बाद में पता लगा ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्रिक्शन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव वर्ड आया, इट इज बिकॉज ऑफ द अर्लियर साइन कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन मेड बाय अर्लियर साइंटिस्ट। ये जो अदरवाइज देयर इज नथिंग नेगेटिव इनसाइड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जो ये नेगेटिविटी वर्ड आया, ये उस पे आया कि जो ट्रांसफर होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जिससे जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अदरवाइज देयर इज नथिंग नेगेटिव इनसाइड इलेक्ट्रॉन। तो ये साइन कन्वेंशन के बेस पे ही इन्होंने बोला था। तो अब जैसे मैंने वर्ड बोला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आप नोट करेंगे। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? टू ऑब्जेक्ट्स आर, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर rubbed together, these get electrified। Electricity so obtained is known as frictional electricity।
electricity so obtained is known as frictional electricity. अब इसमें आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप कोई प्लास्टिक का पेन है और उसको रब करें आप सूखे बालों में, बार बार मैं सूखे बाल क्यों बोल रहा हूँ उसको बताऊंगा, तो रब करें सूखे बालों में और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को उठा लेता है, ठीक है। ऐसी और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि भाई अपने शू से कारपेट को आप रब करें तो उसके हेयर्स जो है आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ओपन हो जाते हैं और साउंड की चिट 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 साउंड भी आपको सुनाई देती है। ऐसी व्हाइल यू रिमूव योर वूलन क्लॉथ्स यू एक्सपीरियंसेस दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन से ये जो है कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड क्यों हो रहे हैं? अब क्योंकि अब हमारे को पता है एटम इज मेड ऑफ electron, proton, neutron. Proton, neutrons are found inside the nucleus and electrons are revolving around nucleus in different orbit. और जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, दे possess some energy, binding energy, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो भी आपको इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम पे डालना है तो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो फ्रिक्शन से क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन से जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है, दैट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम एटम टू कम आउट ऑफ दिस एटम। तो वो फ्रिक्शन से एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो जो उसको कहीं ना कहीं से सोर्स चाहिए था ना उसको निकलने का, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो वो एनर्जी मिल रही है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सूखे बालों में करते हैं तो वी एक्सपीरियंस दिस, और अगर वही काम अगर हम तेल लगाए हुए बालों में या गीले बालों में करते हैं तो इट डज नॉट अक्वायर दैट प्रॉपर्टी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए फ्रिक्शन से कोई इलेक्ट्रीफाइड क्यों हुआ। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, किसी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, लेकिन दिस प्रोसेस बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव आयन, द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव आयन। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से, फ्रिक्शन से क्यों इलेक्ट्रीफाइड हुआ, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हर चीज जो है एटम से मिलके बनी है। एटम के अंदर कोर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी से बंधे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन से वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, थर्मल एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे जंप कर रहा है बाहर। तो रब करने से वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इसीलिए गीले बालों में जब आप कॉम्ब करते हो तो उस कॉम्ब में वो प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं हो पाती कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को उठा ले। दूसरा, मैंने अभी आपसे एग्जांपल कहा था कि आपने प्लास्टिक का पेन लिया और ड्राई हेयर सूखे बालों में जब आपने रब किया तो उसने तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, लेकिन अगर हम मेटेलिक स्केल लेते हैं और उसको रब करते हैं बालों पे तो मेटेलिक स्केल एक्वायर नहीं करता। वो इसलिए है कि वो कंडक्टर है और हमारी बॉडी भी कंडक्टर है कि जैसे ही हम रब करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांसफर होते रहेंगे। प्लास्टिक स्केल में तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकला वहीं पे स्टिक हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आया। लेकिन अगर मेटेलिक स्केल है तो मेटेलिक स्केल या मेटेलिक पेन है तो वो रब करने से चार्ज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ग्राउंड होता रहता है। हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर है, इसलिए वो ग्राउंड होता रहता है। अब आपसे कोई कहे कि मेटेलिक स्केल को भी चार्ज करना हो तो क्या करेंगे? तो यू कैन चार्ज इट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग ग्लव्स, या रबड़ के ग्लव्स पहन के कर सकते हैं मेटेलिक स्केल को भी चार्ज, या आप इंसुलेटिंग शूज पहने ताकि वो चार्ज ग्राउंड ना हो, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये था अभी तक चार्ज के बारे में, फ्रिक्शन से चार्जिंग क्यों हुआ,
गीले वालों में क्यों नहीं हुआ, सूखे वालों में क्यों हुआ। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर हम क्लास में, आपके क्लास में बैठे हैं, 5-5 बच्चों का ऐसे ग्रुप बना दूंगा, तो इसको हम कह देंगे क्वांटाइज फॉर्मेशन, कि बच्चे जो हैं यूनिफॉर्मली नहीं बैठे क्लास में, लाइन में नहीं बैठे, प्रॉपर यूनिफॉर्मली नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर हम ग्रुप बना देंगे अलग अलग कोने में, ऐसे ग्रुप बन गए पूरे रूम में, तो उसको हम क्वांटाइज कह देते हैं। तो गुच्छा, ढेरी बना देना। माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है इसकी क्वांटाइजेशन की, और एक मैक्रोस्कोपिक है। जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं क्वांटम फिजिक्स। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज कुछ भी होती है हम क्वांटम फिजिक्स के अंडर करते हैं, और जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स। तो क्वांटाइजेशन की भी बेटे दो डेफिनेशन बनेंगे। एक क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के हिसाब से वो बोलता है कि व्हेनेवर वी चार्ज ऑन अ बॉडी इट इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ लुम्प्स और पैकेट्स। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लुम्प्स और पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ग्रुप्स में होता है, गुच्छों की फॉर्म में होता है। लेकिन क्लासिकली या हम प्रैक्टिकली उसको क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज द हाइज ऑफ चार्ज इज सो स्मॉल दैट ग्रेनिनेस ऑफ चार्ज कैन नॉट बी एक्सपीरियंस। अब यूं तो हवा में एटम है, मॉलिक्यूल है, हम इनटेक कर रहे हैं तो क्यों नहीं फील कर रहे हैं फिर उनको। तो द साइज इज सो स्मॉल। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करते हैं तो हम उसको मानते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब पूरी फिजिक्स में हम जब भी बात करेंगे, व्हेनेवर वी कंसीडर चार्ज ऑन अ बॉडी, तो वी विल अज्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा मैथमेटिकल इसका जो डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि व्हेनेवर वी चार्ज अ बॉडी इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। It is defined as mathematical definition. It is defined as charge on a body. Charge on a body is the integral multiple of fundamental charge और बेसिक चार्ज। Q is equal to प्लस माइनस एन ई। प्लस मीन्स जिससे इलेक्ट्रॉन गए, माइनस मीन्स जिस पे इलेक्ट्रॉन आए। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम ई प्लस से प्रोटॉन लिख लेते हैं, माइनस। फंडामेंटल और बेसिक चार्ज किसको बोलते हैं भाई? फंडामेंटल और बेसिक चार्ज, फंडामेंटल और बेसिक चार्ज। फंडामेंटल और बेसिक चार्ज, these are the smallest observable charge on earth. Smallest observable charge on earth. That is charge on electron or proton is considered as fundamental charge.
इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल चार्ज। देखिए ये जो बेसिक चार्ज की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को माना गया है। आल्दो अ न्यू स्टडी इन 60s जो आई वो क्वार्क भी आया। क्वार्क क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्वार्क का है तो क्वार्क भी आया। क्वार्क 6 टाइप के होते हैं, इनको फ्लेवर ऑफ क्वार्क बोलते हैं। उसमें से जो स्टेबल होते हैं वो अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क है। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ये स्टेबल होते हैं। इसमें बात करेंगे अभी हम इसमें। ऑब्जर्वेबल वी कैन आइसोलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैन बी आइसोलेटेड, लेकिन ये क्वार्क को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर एक क्वार्क को आइसोलेट कर पाते, जैसे +2/3e -1/3, तो फिर ये क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन फेल कर देता। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि जब भी चार्जिंग होगी, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो इंटीग्रल नंबर में होंगे। 1/3 2/5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 50 गए, 50,000 गए, 60 लाख गए, करोड़ गए, 10 लाख गए। इंटीग्रल नंबर जाएगा, ना कि फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, अभी तो फ्रैक्शन में है। तो क्वार्क, ऑल्दो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क माने जाते हैं कि ये कांस्टिट्यूएंट फंडामेंटल कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये, लेकिन हम क्वार्क को आइसोलेट नहीं कर पाते जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ क्वार्क डज नॉट फेल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि डज स्टडी ऑफ क्वार्क फेल्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? नो, क्वार्क कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसीलिए ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल चार्ज, जिसको हम सेपरेट कर सके, आइसोलेट कर सके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये क्वांटाइजेशन का मैथमेटिकल। तो हमने क्या पढ़ा कि क्वांटाइजेशन हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से पढ़ते हैं, एक हम मैक्रोस्कोपिक तरीके से पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो लम्प्स और पैकेट्स में होगा। लेकिन क्योंकि साइज चार्ज का इतना छोटा है कि लम्प्स और पैकेट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व, तो इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक वे में, प्रैक्टिकल वे में, क्लासिकल वे में चार्ज का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, स्मूथ या कंटिन्यूअस मानते हैं, वो 3 टाइप का होता है। आने वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। और Q = ±ne, प्लस मतलब जो लूज कर चुका है, माइनस मतलब जो गेन। तो अब इस पे आपके पास कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं क्वांटाइज। यहाँ पे बेसिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज, हमने एक नया वर्ड बोला है फंडामेंटल चार्ज और बेसिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल या बेसिक चार्ज बोलते हैं, क्योंकि हम ये सबसे छोटा चार्ज है। अभी बड़ी साइंस बहुत कंफ्यूजिंग होती है कई बार, फिजिक्स। भाई पहले जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बताया 1900 समथिंग में, उसके कुछ साल बाद उसी के बेटे ने उसको वेव बता दिया, ठीक है, दोनों को नोबेल प्राइज मिला। फिर तीसरी थ्योरी आई अनसर्टेनिटी की, नहीं वही नीदर इट इज वेव नॉर पार्टिकल। तो क्योंकि वो हायर स्टडीज की बातें हैं, +2 में या 12th के स्टैंडर्ड में हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ही मान के चल रहे हैं, जो उसके हिसाब से हमने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि Q = ±ne वाले पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम उसकी स्टडी करते हैं, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि पेन और नोटबुक लेके बैठे, तो हम अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। Q = ±ne पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब बच्चों को ये भी डाउट होता है, सर न्यूमेरिकल करते हो प्लस लें कि माइनस लें, तो वो तो आपने समझना है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही गए। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको पता लग जाएगा। जैसे नोट डाउन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल acquires -15 microcoulomb charge. A polythene piece rubbed with wool acquires -15 microcoulomb charge. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे साथ के साथ लिखें इसको, क्योंकि जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं साथ के साथ नहीं होगी, तो आपकी ग्रेस्पिंग और अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो हम उम्मीद करते हैं, जो आपसे उम्मीद करते हैं। तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए जब
एटलीस्ट जो मैं तो जब लेक्चर देता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने वाले के पास ये होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपको ये उतारना है। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल acquires -15 microcoulomb charge. Find number of electrons transferred from which to which. इतने पार्ट तक हो गया। अब इसमें बी पार्ट और आप ऐड करो, फ्रॉम विच टू विच, यानी के 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपको एन भी निकालना है और ये भी बताना है कि किस से किस पे गए। स्टेटमेंट में ही आया हुआ है कि पॉलीथीन पीस अक्वायर -15 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, और अभी मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया था, अगर पॉलीथीन पीस पे माइनस आया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पे गए, तो हाफ मार्क्स तो यहीं पे आ गए आपके। यहां तक आधा पार्ट सॉल्व हो गया आपका। और अब आपको एन निकालना है। तो ई आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसमें बी पार्ट और स्टेटमेंट में जोड़े कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, इफ यस फाइंड मास ट्रांसफर्ड। तो 2 पार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। पहले पार्ट में आपको नेचर बताना है, कौन किससे किस पे गया है और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और दूसरे पार्ट में आपको यह भी बताना है क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है। तो हम पहले पार्ट पे आते हैं, इसमें एन निकालना है आपको। जो स्टेटमेंट में जो जो चीज गिवन है वो आप लिखेंगे। ये सीबीएसई में आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि स्टेटमेंट में जो जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आप वो पूरा लिखेंगे। चार्ज दे रखा है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या निकालना है आपको पता है, स्टेटमेंट में क्या निकालना है, किस तरीके से निकालना है वो आप फार्मूला यूज करेंगे। तो इस स्टेप वाइज आपको सीबीएसई में नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाएगी क्या इसके स्टेटमेंट समझ में आई है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना या एप्लीकेशन सॉल्व करना पर्पस नहीं है उनका, आपको ये भी देखा जाएगा क्या इसके स्टेटमेंट समझ में आया है कि भाई स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, क्या निकालना है और क्या फार्मूला दे के निकालना है। खाली कैलकुलेशन के नंबर नहीं है, हर स्टेप के नंबर है इसमें। तो इस तरीके से आप एन निकालेंगे जब आप Q बाई E। अब आप एन जब निकालेंगे तो Q कितना है 15 माइक्रो का मतलब आप अब तो माइक्रो तो समझते ही हैं आप। माइक्रो आपने 10 की पावर पता ही कितनी होगी 10⁻⁻6, और इलेक्ट्रॉन पे भी आपका 1.6 × 19 कूलम जो है। जब भी कोई वैल्यू रखें तो पूरा यूनिट के साथ रखें, तो कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल पार्ट तो आप सॉल्व करेंगे ही, वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी कटेगा इसमें। तो इसमें आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 10⁻13। So these are the number of electron to be transferred. कितना होगा ये 150/16 सॉल्व करें आप, ठीक है। So these are the number of electrons transferred from wool to polythene. अब एक डाउट और भी तो हो सकता है कि when we rub two objects, 7th 8th में आप ये एक्सपेरिमेंट करते थे, आपके टीचर आपको एक्टिविटी कराने ले जाते थे। ग्लास रॉड rubbed with silk acquire positive charge, silk acquire negative charge. Ebonite rod rubbed with fur acquire negative charge, fur acquire positive charge. आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते थे, आप बार बार ऐसे ही क्यों बोल रहे हो कि ग्लास रॉड अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क अक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता था कि भाई चलो मैं इस न्यूमेरिकल के हिसाब से बोलता हूँ कि भाई पॉलिथीन पीस जब वूल से रब किया तो वूल से ही पॉलिथीन पे क्यों गए, पॉलिथीन से वूल पे क्यों नहीं आए। तो अभी जो मैंने तो आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये हर एक एटम की और हर एक डिफरेंट एलिमेंट की टेंडेंसी है
लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इजीली गेन और लूज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड बोलते हैं इसको। मीन्स ये हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बंधा हुआ है पेरेंट एटम में, किसी में स्ट्रांगली बाउंड है, किसी में वीकली बाउंड है। तो अगर वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वूल के इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से पॉलीथीन के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में लूजली बाउंड है, इसीलिए वूल के इलेक्ट्रॉन टूट के पॉलीथीन पे गए। तो आपके पास ये एग्जाम, ये आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लिया। अब मैंने सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा था कि क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है। आपने 11th में पढ़ रखा है व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10⁻31 kg. Although it is negligible, we cannot feel it, practically cannot be felt, लेकिन theoretically तो ट्रांसफर हुआ ही है। तो यस, आपका बी पार्ट का आंसर आपका आएगा यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, although negligible। प्रैक्टिकली हम उसको फील नहीं कर सकते, although negligible। अब मास ट्रांसफर निकालना है, एमटी लिख देते हैं। नंबर से कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास है, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 150/16 इनटू, ये सॉल्व आप करें अपनी इतनी, तो मैं आपको वो दूंगा प्रैक्टिस की भाई आप ये खुद करें इतनी कैलकुलेशन, क्योंकि आजकल आप लोगों का कैलकुलेशन की हैबिट है ही नहीं। इतना केजी जो है मास ट्रांसफर हुआ है। तो यहां से एक कंसेप्ट और आपका क्लियर हुआ है कि जब ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी मास गेन कर रही है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मास लूज कर रही है, ऑल्दो नेग्लिजिबल। उसको प्रैक्टिकली फील नहीं कर सकते लेकिन थ्योरेटिकली तो है। जब आपने कहा 10 इलेक्ट्रॉन गए, अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है, 11th में पूरे 11th में आपने सीखा है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो जब भी चार्जिंग हो रही है मास ट्रांसफर भी हो रहा है, और कौन सी बॉडी लूज कर रही है मास, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लूज मास। कौन सी बॉडी गेन कर रही है मास, नेगेटिवली चार्ज बॉडी गेन मास। तो इस फार्मूले पे इस टाइप का आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसका एक दूसरी टाइप का मान लिया, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, अ कॉपर प्लेट ऑफ 100 ग्राम, from a copper plate of 100 gram, 2 electrons are removed from each atom। From a copper plate of 100 gram, 2 electrons are removed from each atom। Find charge on the copper plate। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है कि किसी कॉपर प्लेट, जो 100 ग्राम की कॉपर प्लेट है, उसके हर एटम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उस पे चार्ज बताओ। तो अब यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जब आपको सिखाया गया है कि 100 ग्राम में पहले तो नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे आप। ये आपने केमिस्ट्री वालों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा रखा है कि भाई कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से उसका डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर को पता ही है आपको। क्या आप निकालते हो एवोगाड्रो नंबर को इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके और स्मॉल मास। ये आप नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला यूज करते हैं। एक मॉलिक्यूलर वेट में एवोगाड्रो नंबर होता है एटम्स का, तो इतने ग्राम में कितना होगा। तो इस तरीके से आप ये सेकंड क्वेश्चन जो है, पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम, ये फार्मूला आ गया नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है कॉपर का 63.5, एवोगाड्रो नंबर पता है 6.023 into 10⁻23 ओवर 63.5 into 100, ये आपका n आ जाएगा। अब ये तो नंबर ऑफ एटम है, तो उसने हर एटम से निकाले कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हो गए? अब इतने तो नंबर ऑफ एटम आपने निकाल लिया 100 ग्राम की प्लेट से, कॉपर प्लेट से, और इलेक्ट्रॉन 2 निकालने थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 2 into n आ जाएगा। तो देयरफॉर चार्ज क्या हो गया? 2n ही आ जाएगा। 2 into n कितना है? 6.023 into 10⁻23 into 100/63.5 into 1.6 into 10⁻90 कूलम। इस तरीके से आपके पास ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो ये दूसरे टाइप का ये न्यूमेरिकल ऐसे बनता है। तीसरा एक और कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वांटाइजेशन से। देखो हमने क्वांटाइजेशन से कितनी चीजें सीखी कि भाई इसमें मास भी ट्रांसफर होता है, जिसको प्रैक्टिकली तो हम फील नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज लूज करती है और नेगेटिव चार्ज का बढ़ेगा। आप एक और कंसेप्ट प्रूव करेंगे, सो दैट कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। इससे शो दैट कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। ये प्रूव करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम ऑन अ बॉडी, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ऐसे क्वेश्चन आ जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ बॉडी। क्यों 1 कूलम? ई आपको मालूम ही है 1.6 into 10⁻19 कूलम। एन आपको निकालना है। जब आप n निकालते हैं 1 कूलम 1.6 into 10⁻19 कूलम, तो n आपके पास आता है 6.25 into 10⁻18। इट्स ए ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा साइज है नंबर का। 10⁻18 ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस शोज दैट कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन आपको यहां से ट्रांसफर करने पड़ेंगे किसी बॉडी से, उससे निकालने पड़ेंगे। प्लस का चार्ज है तो उसको निकालने पड़ेंगे, तो 1 कूलम चार्ज आएगा। इसीलिए किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी एप्लीकेशन में कभी भी आपको 1 कूलम 2 कूलम चार्ज नहीं मिलेगा। माइक्रो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम, इस टाइप का आपको चार्ज मिलेंगे। ये क्वांटाइजेशन से हमने ये भी सीख लिया, कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से हमने फंडामेंटल चार्ज की डेफिनेशन की। क्वांटाइजेशन से हमने मास भी ट्रांसफर होता है ये सीखा। और एक नया वर्ड मैंने बोला, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही बोला, क्वार्क को नहीं बोला। अब एक एनसीईआरटी में क्वार्क पे न्यूमेरिकल है, इसलिए मेरे को क्वार्क का कंसेप्ट देना पड़ रहा है। क्वार्क, अब क्वार्क 2 टाइप का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं इनको डाउन क्वार्क। +2/3 ई लेते हैं आप क्वार्क पे, और डाउन क्वार्क पे -1/3 ई लेते हैं। इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे जब मैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक बहुत है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड के बारे में पढ़ा। आज हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि ये क्या चीज़ है, चार्ज प्रॉपर्टी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है। चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। 2 टाइप के चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर चार्ज बहुत बड़ा है एक पे, दूसरे पे कम है, लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्टेड उस पर अप्लाई होगा ये कंसेप्ट। पॉइंट चार्ज पे अप्लाई नहीं होगा, फाइनाइट साइज की बॉडी पे होगा ये कंसेप्ट अप्लाई। फिर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन पढ़ी। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब पहले लिटरेरी मीनिंग कुछ और है, और फिजिक्स में जो क्वांटाइजेशन हमने 2 तरीके से सीखा, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे, और क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पे। तो आगे तक हम क्लासिकल फिजिक्स की ही डेफिनेशन चलाएंगे क्वांटाइजेशन में, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो जब भी मैं क्लास लूँगा तो आप हमेशा अपना नोटबुक ले
और जो भी लेक्चर है साथ ही साथ उसको नोट डाउन करें, क्योंकि जो आप लिखने से याद करोगे, देखने से अगर 1% याद होगा तो लिखने से आपका 10 टाइम्स और ऐड हो जाता है, मेमोरी लेवल बढ़ जाता है आपका। थैंक यू वेरी मच।